दोस्तों नमस्कार। और आप सभी लोग कैसे हैं? भारत देश में जो बहराइच का मामला है और जो बुलडोजर का मामला है, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। बुलडोजर के मामले की शुरुआत 2017 में उत्तर प्रदेश से पहली बार शुरू हुई थी, जो कि भारत देश के संवैधानिक स्टोरी जो संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं उसका कंप्लीट तरीके से वायलेशन किया है। इस वायलेशन के तहत पर क्या क्या हुआ, क्रमशः आप लोगों से बात करना चाहते हैं। स्टोरी की शुरुआत क्या रही, इसको हम चार चरणों में बांट रहे हैं। पहला स्टोरी, दूसरा इंसिडेंट क्या क्या हुए। इसमें इंसिडेंट में दुर्गा जो पूजा होती है, उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद में जो मूर्ति का विसर्जन का एक प्रक्रिया होता है नवरात्रि के दिन में, नवमी के दिन, दसवीं के दिन में। फिर इसके बाद लोकल पुलिस का उसमें क्या रोल रहा, इसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में क्या क्या उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व रही, जो कि वीडियोस के साथ में आज स्पष्ट हुआ है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसका क्या क्या वायलेशन किया गया, और साथ ही साथ में हाई कोर्ट के क्या डायरेक्शंस थे इलाहाबाद के, यह भी। और वो जो वीडियोस अभी निकल करके आई हम उसमें भी बात करना चाहेंगे। ये सारी पूरी हमारी स्टोरीज होगी। अब स्टोरी के बारे में आप लोगों से क्रमशः बात करना चाहते हैं, क्योंकि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के राइट्स का सवाल है, प्रत्येक नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों का सवाल है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आपकी स्वतंत्रता उतनी ही है जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न की जा सके। इस पॉइंट को ध्यान रखने की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है, और जिसमें यह भी स्पष्ट तरीके से परिलक्षित होता है उत्तर प्रदेश में बहराइच के केस में, कि वहां पर इस चीजों को पूरी तरीके से सरकार ने फॉलो नहीं किया है। जहां आर्टिकल 51 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य की यह शक्तियां इसलिए दी गई है कि वहां पर स्वस्थ तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन को चलाए, और जो जिन शक्तियों के आधार पर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण समारोह होता है, जिसमें यह स्पष्ट कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मैं यह शपथ करता हूं कि मैं भारत देश की संवैधानिकता को बरकरार रखूंगा, समानता, अखंडता, ये संप्रभुता, इन सारी चीजों को हमारे हर कार्यों में दिखेगा। पर उत्तर प्रदेश और भारत देश के विभिन्न 9 राज्य जिनमें यह दिखती हुई नहीं नजर आ रही, उनकी हम क्रमशः बात करेंगे। वो 9 राज्य कौन से हैं, किन किन शक्तियों का पूरी तरीके से भरपूर तरीके से दुरुपयोग किया गया है, और साथ ही साथ में चीफ मिनिस्टर की जो शक्तियां दी गई हैं उसको जो हमारा आर्टिकल्स है उस आर्टिकल्स के अंदर में किस प्रकार से इन्होंने उसका पूरा वायलेशन कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं आप लोगों के माध्यम से। ये स्टोरी की शुरुआत होती है नवरात्रि में होती है, और नवरात्रि में के पहले इसकी पूरी स्क्रिप्ट को लिख दिया गया था। ये आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। स्क्रिप्ट की शुरुआत जो होती है, नौ दुर्गा में जो मूर्तियों का व्यक्ति के पास उतनी ही स्वतंत्रता दी गई है जहां तक कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित न हो। पर इसके विपरीत में उत्तर प्रदेश में स्टोरी की शुरुआत होती है। नवदुर्गा की पूजा खत्म हो चुकी थी, नवरात्रि भी लगभग खत्म हो चुका था, और नवरात्रि के खत्म होते ही समय आ गया था कि मूर्ति का विसर्जन किया। मूर्ति विसर्जन किसी भी नगर में या गांव के क्षेत्रों में कहीं एक स्पष्ट जगह कर दी जाती है, चिन्हित जगह होती है, जो कि सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि मूर्ति का विसर्जन इस जगह पर किया जाए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मूर्ति के विसर्जन के लिए उन्हीं मार्गों को चिन्हित किया गया जहां से प्रत्येक वर्ष जाती थी मूर्तियां। और सवाल यह उठता है कि ऐसी क्या बड़ी घटना घट गई। सबसे बड़ी बात थी कि इन 3 लोगों का सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही रही दुर्गा समिति, जो वहां पर दुर्गा का पूरा था, यानी मूर्ति की स्थापना, उसके साथ में मूर्ति की पूजा, उसके साथ में विसर्जन, सारी चीजें ठीक चली। पर विसर्जन में उन्होंने सारी जो अश्लील गाने होते हैं आजकल डीजे में बजाए जाते हैं, उन डीजे के गाने बजाने के साथ में, अश्लील गानों के साथ में, जो कि मूर्ति पूजा और भारत देश में नव दुर्गा की पूजा जो होती है, उस पूजा के लास्ट डेज पर उस गाने के साथ में ढोल धमाका के साथ में पूरी विसर्जन के लिए जाते हैं। और 2 घंटे तक, 2 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, वहां स्पेसिफिक किसी जगह पर किसी कम्युनिटीज के घर में खड़े होकर के वहां पर अभद्र शब्दों वाली जो गालियां आजकल उत्तर प्रदेश के गानों में पर्याप्त तरीके से देखी जाती हैं, जो कि यह स्पष्ट करता है कि कोई, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई उसके लिए शब्द होंगे। उन सारी चीजों को लेकर के वो पूरी गाने बजाने होते हैं, और किसी घर के सामने, किसी कम्युनिटीज के घर के सामने वह गाने के माइक को लगा दिया जाता है। 2 घंटे तक पर्याप्त गालियां होती हैं, और उसके बाद फिर आगे का काम शुरू होता है। पर यह 2 घंटे का परमिशन किसने दिया था कि वहां पर गाली गलौज करवाया जाए? पुलिस साथ में, यानी लोकल पुलिस, और साथ में ही जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी बहराइच का कलेक्टर, एसडीएम संबंधित का, ये सारे लोगों की जवाबदेही
और या तो प्री प्लान तरीके से काम को किया गया था। अब दुर्गा समिति की जो वहां पर सारे अश्लील गाने चल रहे थे, उन अश्लील गानों में से कोई बहुत सारे बच्चे अग्रेसिव होते हैं और वहां जिस कम्युनिटीज के घर के सामने उनको टारगेट किया गया था, उनके घर में घुस जाते हैं, उनके झंडे को फाड़ देते हैं और साथ ही साथ में वहां पर बहुत सारी चीजों को आक्रामक रूप देख देते हैं। इसमें जो छोटे राजनीतिक या तो वो एक लड़का चढ़ता है और वहां पर झंडा अपना फहराता है, साथ में उन झंडों को निकाल देता है, गालियां गलौज करता हुआ बाहर उतरता है, उनकी छत भी तोड़ देता है। साथ में यह भी सवाल होता है कि इसको किसने परमिशन दिया था। मुझे लगता है कि उसके पिताजी ने तो कम से कम नहीं दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे भारत देश के ज्यादातर जो मंत्री, मिनिस्टर, बड़े बड़े एमएलएज हैं, उनका है, आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। अब इसके साथ में जैसे ही वो बच्चा बाहर निकलता है और बाहर निकलने यानी छत की तरफ से अंदर से आता है, वहां में पाया जाता है कि उसके बारे में उसका मर्डर कर दिया गया है। उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। किसी भी व्यक्ति ने यदि मान लीजिए ऐसा किया तो कम से कम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि आपराधिक प्रक्रिया है। पर सवाल यह उठता है कि जब दोनों चीजों में विवाद उत्पन्न हुआ, विवाद काफी तेजी से बढ़ा और वहां पर गोली बारूद भी चली और वहां के जो कई सारी जो वीडियोज आई है, वो वीडियोज यह भी कह रही हैं कि वहां पर पूरी तरीके से पुलिस वालों को लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे का और समय मिल जाता, 2 घंटे ही पुलिस वालों ने दिया, हम पूरा का पूरा महाराजगंज साफ कर देते। समझ में आ गया होगा कि कितने बड़े लेवल पर वहां पर लोगों में गुस्सा थी, आक्रोश था, आवेश था। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी यह प्रकरण चल रहा था, क्योंकि 2017 से लेकर के यह प्रक्रिया काफी तेजी से बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश में, और इसी प्रकार से भारत देश के 9 राज्यों में यह प्रक्रिया काफी इलीगल प्रक्रिया काफी तेजी से बढ़ रही थी, अनैतिक प्रक्रिया काफी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। इसको रामराज्य या इस तरह के फॉलोइंग कहते हैं, धर्मराज्य कहते हैं, वो सारी चीजों को इलीगल तरीके से लोगों के घरों में बुलडोजर नामक एक प्रक्रिया को संज्ञान में लेकर के, जिसको छोटे छोटे कामों के लिए पहले लगाया गया, फिर उसको जनहित के कामों से न जोड़ करके उसको सीधा का सीधा किसी कम्युनिटीज को टारगेट कर दिया गया, जो कि काफी दुखद थी। अब वह प्रक्रिया इतना बड़े लेवल पर व्यापक रूप पर बढ़ चुकी थी कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो आग थी अन्य भी भारत देश के विभिन्न 9 राज्यों में, 10 राज्यों में फैल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया, उस बैन लगा दिया 1 अक्टूबर को, और यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब आपको सारी चीजों पर पूरे भारत देश में स्टे ऑर्डर है और आप इसको अभी कोई भी प्रक्रिया को नहीं लगाएंगे। इस चीज को देखते हुए आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट अवमानना करती है, और इसको अवमानना को करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहराइच में जो बहराइच के लोग हैं उनके घरों में पूरी तरीके से बुलडोजर की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की अंजाम देने की कोशिश किया, जिस पे आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट सारे लोग गए नोटिस के बावजूद इसके किया गया कि वहां पर 3 बड़े चीजें आती हैं। जो एक कम्युनिटीज को लेकर के आपने एफआईआर दर्ज किया, दूसरी भी कम्युनिटीज के उतने ही जिम्मेदारी जवाबदेही है, तीसरा वो पुलिस वालों पर पूरी तरीके से एफआईआर करके अंदर करना चाहिए, चौथा इसके साथ में जो वहां पर जो कम्युनिटीज थी जिसने इस दुर्गा पूजा को ले जाकर के वहां गाना बजवाया और साथ में दुर्गा विसर्जन के समय पर किसी कम्युनिटीज के अंदर में ले जाकर के वहां पर उसको जनता को उनके घरों के सामने खड़ा करके गालियां दिलाई, जो कि आर्टिकल 25 और उसके साथ में विभिन्न भारत देश के संवैधानिक आर्टिकलों का कंप्लीट वायलेशन किया। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आर्टिकल 51 में यह दिया गया है, स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि भारत देश के प्रत्येक व्यक्तियों को यह उसकी राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करे। पर यहाँ पर एक तरफा कानून किस प्रकार का है? एक तरफा कानून का मतलब हो गया एक कम्युनिटीज में आपने तो एफआईआर दर्ज की, दूसरे के बारे में आपने कुछ बोला भी नहीं। जब मीडिया ने वहां लोकल लेवल पर, नेशनल मीडिया ने पड़ताल किया तो सारी चीजें पाती है कि वहां बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, और साथ ही साथ में यह भी वहां पर पाया जाता है कि वहां पर जो भी चीजें घटनाएं घटी हैं वो एक तरफा नहीं थी। उसमें कहीं न कहीं शुरुआत तरीके से किसी कम्युनिटीज और उसके साथ में विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए जाने वाला एक बीजेपी का उस प्रकार का काम था जो चुनाव जीतने के लिए, उस प्रकार का कार्यक्रम था जो कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए, उस प्रकार का कार्यक्रम था कि लोगों को उत्तेजित करने के लिए, जो युवा बेरोजगार हैं, जिनके घर के माता पिता गरीब हैं, जिनके पास शिक्षा दीक्षा बहुत ज्यादा नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के जो संबंधित पार्टीज के लोग हैं उनको इसमें बढ़ावा दिया और आग में घुसेलने की कोशिश की, जो कि पूरे भारत देश में इसी प्रकार से लगभग चलता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की प्रक्रिया भारत के संवैधानिक तंत्र में अच्छी मानी जा सकती। इसी के साथ में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके घरों को जो
बहराइच के लोग थे, जब वो एक्यूज जिसको बनाया गया, अपराधी आरोपी बनाया गया, उसको अरेस्ट कर लेते, उसके बाद वहां पर 22 घरों पर तुरंत ही नोटिस चिपका दी जाती है कि आपके घरों को गिरा दिया जाएगा। घर गिराने की शुरुआत कहां शुरू होती है कि लोग हाई कोर्ट भी पहुंच गए, और हाई कोर्ट पहुंचते ही वहां पर हाई कोर्ट से स्टे भी मिल गया। दरमियान इसके कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारी पिटीशन आ गई, और सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग प्रेजेंट हुए, हम लोग भी उसमें रहे। और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार को अभी यह लगता है कि उसकी सारी चीजों को वायलेट करके ही चलेगी, तो वह इसका खामियाजा भी भुगतने के लिए अब तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि वीडियो सोशल मीडिया में, स्टिंग ऑपरेशन सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से लाया गया है, उसमें स्पष्ट बोल रहा है कोई जो वहां का लोकल ऑफिसर पुलिस वाले हैं, किस तरीके से वीडियो आपने देखा होगा कि गन को फायर कर रहे हैं, लोगों को, कम्युनिटीज को ऊपर कैसे यूज कर रहे हैं, पर यह भी नहीं किया कि लोकल वहां पर जिन लोगों ने ऐसी चीजों का इल्जाम दिया है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया जाए, उनके ऊपर भी बुलडोजर जैसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए। सवाल यह नहीं उठता है, सवाल यह सबसे बड़ा है कि क्या इस मामले से लेकर के क्या पूरे उत्तर प्रदेश को आग की पूरी प्रक्रिया में झोंक दिया गया है। सवाल यह भी है किस प्रकार के मुख्यमंत्रियों को क्या भारत देश में मुख्यमंत्री के पद में बैठे रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की दो तरह की पिटीशन है, एक तो क्रिमिनल और एक दूसरी सिविल, जिसमें हम लोगों ने प्रेयर किया है कि ऐसे चीफ मिनिस्टरों को परमानेंट बैन कर देना चाहिए जो कि भारत देश में इस तरह से दंगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो कि आर्टिकल्स 164 के अंदर में पूरे भारत देश में शपथ लेते हैं एमएलए कि हम भारत देश के संविधान के दायरे में रह करके पूरी प्रक्रिया को संचालित करेंगे। जिन कामों में देश की संप्रभुता और अखंडता बरकरार नहीं हो उस कामों को हम नहीं करेंगे, अर्थात हम भारत देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार करके रखेंगे। ऐसी प्रक्रियाएं मुझे नहीं लगती कि उत्तर प्रदेश या विभिन्न भारत देश के जो 9 राज्य और 10 राज्य हैं जो कि एक पार्टी से शासित हैं वहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। मैं इस चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से हम सारे लोगों ने निवेदन किया है कि ऐसे मुख्यमंत्रियों को परमानेंट बैन कर देना चाहिए, तो इन फ्यूचर में कभी भी वो इस तरह के कारनामे न करें और न ही चुनाव लड़ने की उनके पास कोई भी शक्तियां रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहराइच के केस में हम सारे लोग, पूरे भारत देश के लोग आपके साथ में खड़े हैं। सही को सही और गलत को गलत ही कहा जाएगा, चाहे किसी के साथ में हुआ, पर सवाल यही है और इसका जवाब भी यही है कि इसमें दोनों लोगों की गलतियां रही, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप की गलती ज्यादा दिखाई दी, दूसरे ग्रुप की गलती थोड़ी सी कम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।